क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पार्ट 2। ये आपको वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन का पार्ट 2 होगा। इसमें देखिए आपको यहाँ पर कि व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। यहाँ बहुत अच्छा देखिए व्हाट आर डैम्स, देखिए व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स वर ट्रेडिशनली देखिए डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture to used। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound। Dams were built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial usage, flood control, recreation, inland नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। देखिए बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदी और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। What are dams and how do they help us in conserving and managing water? What are dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial usage, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of impounded water are integrated. Where यहाँ देखिए where the many uses of the impounded water are integrated with one another. For example, in the Satluj Byas river basin, the Bhakra Nangal project water is being used both for hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin integrates the conservation of water with flood control. यहाँ आगे आपको कहा गया है कि बांध क्या है। देखिए बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचारण और मछली पालन भी आपको है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम में आती है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है।
इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। यहाँ आपको आगे कहा गया बाढ़ नियंत्रण आपको समझना। देखिए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वेयर वर थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ओवरकमिंग द यहाँ देखिए ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. देखिए यहाँ पे जो आपको स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर आपको देखिए कि इस तरह से आपको यहाँ पर कहा गया। देखिए पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण आपको तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का देखिए यहाँ पर जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। एक में देखिए जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और जिसके कारण आपको तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक और देखिए नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण आपको तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है, आपको अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन कारण भी अब यही खास इसको यहीं तक रखिए। इसमें आपको जो कहा गया
इसमें आपको एक उससे पहले एक यहाँ पे देखिए ए डैम इज़ बैरियर अक्रॉस फ्रो यहाँ पे जो आपको कहा गया ए डैम इज़ बैरियर। देखिए यहाँ पे जो कहा गया ए डैम इज़ ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट एब्स्ट्रैक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन देखिए ऑफन क्रिएटिंग ए reservoir lack or impoundment dam refers to the reservoir rather than the structure. Most dams have a section called यहाँ देखिए कॉल्ड स्पिल और वे और वियर ओवर विच इट इज इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर intermittently or it continuously. Dams are classified according to a structure intended purpose or height based on a structure and the materials based on a structures and materials based on a structure देखो based on a structure and the materials used. Dams are classified as timber dams, embankment देखिए embankment dams और embankment dams or masonry dams with several subtypes according to the height. Dams can be categorized as large dams, major dams, or alternatively has low dams, medium heights dams and high dams. देखिए यहाँ पर जब आपको कहा गया, देखिए एक चीज़ आपको जो यहाँ पर है, देखिए बांध बहते जल को रोकने दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बांध बहते जल को रोकने दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है ना कि इसके ढांचे से। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्गीकृत किया जाता है। हैंडीकैप्स और यहाँ जो आपको कहा गया इसको हो गया था। अब देखिए वी हैव सोन द क्रॉप्स, यहाँ पे आपको लिखा गया है। देखिए वी हैव सोन द क्रॉप्स इन आषाढ़, देखिए वी हैव सोन द क्रॉप्स इन आषाढ़, वी विल ब्रिंग बधु इन भाद्र, देखिए we will bring भादु in भाद्र floods have swollen the Damodar, floods have swollen the Damodar. The sailing boats cannot sail. Oh Damodar, we fell at your feet. Reduce the floods at little. Badhu will come a year later. Let the boats sail on your surface. This popular Badhu song in the Damodar Valley region narrates the trouble faced by people owing to the flooding of Damodar River, known as the River of Sorrow. देखिए हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भाद्र में आपको भादु लाएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है। 9 इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो। भादु एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चढ़ने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है।
अब in recent year multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons and regulating and damming. देखिए regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediments flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir resulting in rockier stream resulting in rockier stream resulting in rockier stream देखिए बीट्स एंड देखिए यहाँ पर क्या है कि बीट्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर aquatic life. Dams also fragment river, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for swampling. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading of its decomposition over a period of time. देखिए यहाँ पर आपको कहा गया उस चीज़ को देखिए कि नदियों पर बांध बनाना देखिए यहाँ पर जो कहा गया उसको था नदियों पर बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर जो इस चीज़ को था से देखिए एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो कहा गया इन रिसेंट ईयर तो हम देख ही चुके थे। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तेराई डैम देखिए तेराई धाम आंदोलन। इट इज रेसिस्टेंट टू दिस प्रोजेक्ट हैज primarily been due to the large scale displacement of local communities. Local people often had local people often had to give up their land, livelihood, and their meagre access and control over resources for the greater good of the nation. So, if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists, and few urban centers. Take the case of the landless in a village. Does he really gain from such a project? स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश की यहाँ पर आपको ये तो हो चुका था। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए ना बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध और देखिए बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध ने पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के विरुद्ध स्तर पर विस्थापन कारण है। ये आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपति और कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों के लिए क्या ये वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया कि सिंचाई से देखिए यहाँ पर क्या सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं और इसी दौरान इसने अमीर हाँ, और इसी दौरान इसने अमीर
अमीर भूमि मालिक और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग-अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ दैट mobilizes tribal people, farmers, environmentalists, and human rights activities against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. It originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the dam to enable poor citizens, especially the outseas especially aim to enable poor citizens, especially the outseas displaced people to get full rehabilitation facilities from the government. People felt that people felt that their suffering would not be in vain. Accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields and plentiful harvest. So often the survivors of Rihand told us that they accepted their sufferings as a sacrifice for the sake of their nation. But no, after 30 bitter, but no, after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifice for the nation? यहाँ पे जो आपको कहा है कि उसको देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यहाँ पर आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने, जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया गया। क्या देखिए, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। रिहंद उत्तरजीवियों ने हमें बताया है कि उन्होंने अपने कष्टों को देश की कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश की कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ये आपका एस शर्मा वैली ऑफ द रिवर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ये 22 को 1950 उद्धृत किया लेख था यहाँ पे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या आप जानते हैं डू यू नो में देखिए यहाँ पे do you know that Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh? Krishna Godavari, देखिए, do you know that Krishna Godavari means कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh government. It is regarding the diversion of more water at Konya. देखो, इट इज रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए क्या कि डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सन ऑफ मोर वाटर एट कोयना by the Maharashtra government for a multi-purpose project. This would reduce the downstream flow in their states with adverse consequences for agriculture and industry.
देखिए, यहाँ पे सरदार सरोवर बाँध, देखिए सरदार सरोवर बाँध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गाँवों के सूखाग्रस्त तथा मूलस्थलीय भागों की जल को आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा मूलस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो फिर आपके यहाँ पे एक्टिविटी में, आपको एक्टिविटी से पहले ही आपको फिर से डू यू नो, क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद? फिर आपको एक्टिविटी से पहले आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 आपको डू यू नो था। देखिए डू यू नो 2, देखिए सरदार सरोवर डैम ये तो हो चुका था। फिर देखिए सरदार सरोवर डैम आपको जो यहाँ पर कहा है, सरदार सरोवर डैम, देखिए सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. The Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought-prone and desert areas of Gujarat 9,490 villages and 173 towns and Rajasthan 120 village। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। कृषि और उद्योग पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर क्रियाकलाप में, आपको यहाँ पर एक्टिविटी के अंतर्गत आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए कि आपको क्या अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची, तैयार करें। मेक अ लिस्ट ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, मेक अ लिस्ट ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अंतर्राज्यीय जल विवादों एक सूची यहाँ पर तैयार कीजिए। फिर आपको यहाँ पर कहता है एक चीज़ और, तो उससे पहले जो आप यहाँ पर इरिगेशन, इससे अब यहाँ पर फिर एक यहाँ पर देखिए मैप आपको पूरा शो किया गया है। ये मैप आपको यहाँ पर इंडियाज़ मेजर रिवर्स एंड डैम, भारत के जो मुख्य आपको बांध हैं, इंडियाज़ मेजर रिवर्स एंड डैम जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इंडियाज़ मेजर रिवर्स एंड डैम्स, भारत की मुख्य नदियाँ और बांध यहाँ पे इस पूरे भारत के नक्शे में आपको दिखाया गया है, कहाँ-कहाँ पर क्या है। तो इसको बाद के जब आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो आपको बाद की वीडियो में आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन, देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन The most of the objection to the project arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered flood due to sedimentation in the rain reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. The floods have not only devastated life and property, but also caused extensive soil erosion. Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation. It was also observed that the multi-purpose project induced earthquakes caused water-borne disease and ports and pollution resulting from excessive use of water. फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे जो आपको है कि नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्ति उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है। देखिए एक विडंबना ही है। यहाँ पर आपको जो कहा गया कि यह एक विडंबना ही है। देखिए आयरॉनिकली, देखिए यहाँ पर क्या कि यह एक विडंबना ही है। देखिए यह एक विडंबना ही है। आपको आयरॉनिक मतलब विडंबना जिसे बोलते हैं, यह एक विडंबना ही है कि देखिए एक विडंबना ही है कि जो बाढ़ नियंत्रण के बनाए जाते थे, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध
बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजना के कारण योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु, पेस्ट जिसको बोलते हैं, फसलों में आपको कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं, जिसको पीएसटी, कीटाणु जनित बीमारी जिसको बोलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपको क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात यहाँ पर की गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके यहाँ पर है, मतलब हम कह सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संग्रहण को बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। देखिए many thought that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally in ancient India. Along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types, and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water, and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the Gulls or Khulls of the Western Himalayas for agriculture. Rooftop rainwater harvesting. The rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. Particularly in Rajasthan, in the flood plains of Bengal, people developed inundation channels too. Channels to irrigate their fields in arid and semi-arid regions. Agricultural fields were covered into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like Jaisalmer and Jodhas in other parts of Rajasthan. यहाँ पे देखिए क्या बहुत से लोगों का मानना है कि बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों से सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण आपको हैं। हाँ, फिर यहाँ देखिए एक आपको कतरनी है, पेपर अखबार का कतरनी आपको यहाँ पर है क्या, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री। यहाँ पे इसका ये मतलब आपको हुआ कि ये कहता है क्या कि देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। आपको पेपर कतरनी है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। अब आगे यहाँ पर देखिए ये कहता आपको यहाँ पर है
हाँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर कह रहा है। देखिए रिचार्ज थ्रू एबडोने देखिए एबनडोनेड डगवेल देखिए रिचार्ज थ्रू एबनडोनेड डगवेल का यहाँ पे इमेज आपको शो किया गया है। रिचार्ज थ्रू एबडोनेड डगवेल आपको यहाँ पे आपको है। देखिए यहाँ पर क्या कि बेकार पड़े हुए कुएँ के माध्यम से बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण आपको चित्र छत आपके यहाँ पर जो आपको है। देखिए रूफटॉप रेन वाटर इज़ देखिए रूफटॉप रेन वाटर इज़ collected using a PVC pipe filtered using sand and bricks. Underground pipe takes water to sump for immediate usage. Excess water from the sump is taken to the well. Water from the well recharge the underground would take water from the well. यहाँ पे जो आपको कहा गया लेटर आपको यहाँ पे देखिए लेटर बाद में कर दिया रूफ टॉप एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे फिगर दिया गया है। छत वर्षा जल संग्रहण में आप देखिए क्या कि पीवीसी देखिए पीवीसी पाइप के इस्तेमाल पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन फ़िल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा भूमिगत पाइप के द्वारा भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज़ तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। हौज़ से अतिरिक्त देखिए, यहाँ पे जो कहा गया हौज से अतिरिक्त जल कुएँ तक ले जाया जाता है। कुएँ का जल आपको भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किसी खास बाद में जल का उपयोग किया जा सकता है, बाद में जल का उपयोग आपको किया जा सकता है। फिर आप आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आर यू फिगर दिया गया है। आर यू आप कौन हैं? देखिए ए वाटर हार्वेस्टर आर यू ए वाटर हार्वेस्टर क्या आप वर्षा जल संग्रह हैं? जल संग्रह क्या आप जल संग्राहक है? यहाँ पे आपको जो कहा है उसका फिगर आप यहाँ पे देखिए फिगर 3.4 में आपको यहाँ पर है। इन द सेमी एरिड एरिड ऑफ यहाँ देखिए क्या कि हिस्सा होता है क्या है कि देखिए यस दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में देखिए आप इसको फिलहाल के लिए आप देखिए यहीं तक रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको देख रही है पेज नंबर आपको कौन सा हुआ? तो पेज नंबर आपको इंग्लिश में 8 से आगे और इसके बाद यहाँ पे आपको 9 से आगे हिंदी में आपको देखा जाएगा।